शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। ये जिस बंदे की डेथ हुई है, ठीक है, इसके पैसे मांगने हमारे पास कौन आएगा जी? इसका एग्जीक्यूटर। जब ये एग्जीक्यूटर आएगा ना, तो अपन ने इस बंदे के कैपिटल के पैसे वापस करने हैं, कोई इंटरेस्ट वगैरह बनता है वो वापस करना है, साथ में एक शेयर ऑफ प्रॉफिट वापस करना है। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग, इसके लिए अपने पास यहाँ पे ध्यान से अभी सारी नोटिंग करोगे, बहुत फेयरली मैं नोटिंग करूंगा ये, और आगे चल के अपने पास यही काम में आने में। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट में मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक फाइनेंशियल ईयर का। जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर के ही क्वेश्चन आए एग्जाम में, हमेशा कैलेंडर ईयर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और बाई चांस अगर फाइनेंशियल ईयर से कैलेंडर ईयर घूम गया ना, और तुमने यहाँ पे इसको ध्यान नहीं दिया जी, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आधी स्टेप मार्किंग रह जाएगी। तो कॉशियस हो जाना कि फाइनेंशियल ईयर का केस है कि कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होएगा? तो जी मान लेते हैं ये हमारे क्वेश्चन का जो ईयर है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च 2020 एंड 25 को क्लोज हो रहा है। इसमें एक अपने पास, जिस दिन ये अपने पास ईयर की बिगिनिंग होती है, तो बिगिनिंग में 3 पार्टनर थे, ए बी और सी, और इक्वल इनकी पीएसआर रेशो थी। ठीक है, फिर फाइनली जी अपने पास 1 अगस्त आता है, 1 अगस्त 2024, इस दिन सी की डेथ हो जाती है। सी डाइड ऑन 1 अगस्त 2020 एंड 24। ये बताइए जरा, ये सी जो है इस फाइनेंशियल ईयर के कितने महीने जिंदा रहा? 4 मंथ्स, बिल्कुल सही। अब सी जो है वो 4 महीने इनके साथ काम करके गया, इसके बाद कितने महीने ए और बी ने मिलके काम करा? 8 मंथ्स। ठीक है, सी की डेथ के बाद कौन कौन बचा? मैं यहाँ पे ए और बी की रेशो यही इक्वल मान रहा हूँ, क्वेश्चन में कुछ और भी गिवन हो सकता है। सी की डेथ के बाद ए और बी ने डिसाइड करा कि भैया हम लोग अपने पास जो अपने प्रॉफिट है ना वो सेम रेशो में कंटिन्यू रखेंगे, आधे आधे। ठीक है, सो ये टोटल सिनेरियो है। क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने अपना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, और पता लगा कि इनके पूरे साल के जो नेट प्रॉफिट है 3 लाख रुपए हुए। तो सी की डेथ के बाद जो पहला पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना, उसमें इनके पास प्रॉफिट आया जी 3 लाख। मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है, क्या इस 3 लाख रुपए में सी का कोई हिस्सा है कि नहीं है? या सी की डेथ हो गई है तो उसका कोई हिस्सा नहीं है सी का हिस्सा? क्यों? कुछ कमाई तो उसकी वजह से हुई है यहाँ पे। अब ऐसे करें फिर, 3 लाख इंटू 1/3, 1 लाख का शेयर उसका है। क्या ये सही है? सब सारी का अपने पास माइक्रोफोन कॉन्टिन्यूसली ऑन रखियो एंड आंसर करते जाओ जल्दी से। क्या क्या 3 लाख इंटू 1/3 करके मैं उसके एग्जीक्यूटर को 1 लाख रुपये दे दूं कि भाई ये लो तुम्हारे लीनियल असेंडेंट के 1 लाख रुपए का शेयर? 1 लाख आंसर सही है। सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो मैं निकालना चाहता हूँ जी सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये आ गया जी 3 लाख इंटू 1/3, 1 लाख रुपये दो इसके एग्जीक्यूटर को। यहाँ पे सारिका का ऑब्जेक्शन आ गया अपना। क्यों अपने पास ऑब्जेक्शन आ गया? तो चलो मैं ये कर दूं तो ठीक है, इंटू 4/12।
सही है ना। इससे क्या हो गया, ये जो 3 लाख के प्रॉफिट पूरे 12 महीने के, ये 4/12 से मल्टीप्लाई करके सिर्फ 4 महीने के प्रॉफिट रह गए। कितने बजे, 1 लाख। 1 लाख में उसका तीसरा हिस्सा कितना होएगा, 33,333। तो भी ये आंसर सही है क्या, इसमें कोई ऑब्जेक्शन है दोनों को? तो सी के शेयर को सी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ जी, मैं यहाँ पे अब तुम्हें उसका फॉर्मूला बता रहा हूँ जी। फॉर्मूला इक्वल टू एनुअल प्रॉफिट उठाया करो, उसको टाइम से मल्टीप्लाई करा करो, इनटू डिसीज पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करा करो। ऊपर वाले फॉर्मूला बताओ क्या मैंने यही करा है? ये 3 लाख रुपए क्या चीज थे, एनुअल प्रॉफिट 12 महीने के, उसको टाइम से क्यों मल्टीप्लाई करा, जितने महीने वो जिंदा रहा उतने टाइम का प्रॉफिट देखने के लिए, फिर उसमें से उसको उसका क्या दे दिया, शेयर दे दिया। समझे? ठीक है। अब मुझे वन बाय वन ये चीजें बताते जाओ, तो अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें ये तीनों चीजें मिल जाए तो दैट मीन्स कि तुम्हारा आंसर हो जाएगा जी सॉल्व। अब सबसे पहली चीज की बात करते हैं, उल्टे पैटर्न में चलते हैं। डिसीज पार्टनर का शेयर कैसे पता लगेगा बताओ? क्वेश्चन में जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर मुझे कैसे मिलेगा? पता कैसे चलेगा? हम्म, अगर दिया हो तो भी, अगर ना दिया हो तो भी। अगर दिया है तो पता है, अगर नहीं दिया होगा तो इक्वल एज्यूम कर लेते होते हैं। समझे? तो या तो अपने पास ये क्या होएगा क्वेश्चन में, गिवन और अजम्पशन ऑफ इक्वल। समझे? इसमें कोई मुश्किल है अज्यूम करने में या प्रॉफिट में, दिया हुआ प्रॉफिट ढूंढने में? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला, टाइम। ये टाइम कौन सा ढूंढना है यहाँ पे? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल डेट ऑफ डेथ। अभी जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर है ना, ये एक कॉम्प्लिकेटेड मसला है। ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर दो डेट हो सकती हैं, एक 4 भी और एक 1 भी। एक एक कब होएगी, कैलेंडर ईयर के केस में, और फाइनेंशियल ईयर के केस में एक 4 होएगी। डेट ऑफ डेथ कौन बताएगा जी? तो ये क्वेश्चन बताएगा। अब बताओ ये मसला हल, कि टाइम कैसे निकलेगा? अब आता है जी सबसे बड़ा मसला जी, सर एनुअल प्रॉफिट कैसे आएंगे? अब एनुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के आपके पास दो मेथड होते हैं। मैं पहले एक की बात करता हूँ फिर दूसरे की बात करता हूँ। तो फर्स्ट, बोले तो तुम्हें क्वेश्चन में 4 तरीके से एनुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ सकता है। पहला है गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन इन द क्वेश्चन। जैसे ऊपर वाले मैंने बता ही दिए थे कि इस साल इन्होंने कितने रुपए कमाए, 3 लाख। ठीक है, तो जी तुमने कैलकुलेशन कर दी, इसमें कोई दिक्कत है? इजी है। चलो जी, अब अगर क्वेश्चन तुम्हें इस साल के प्रॉफिट तो ना दे, अभी क्वेश्चन में मैंने तुम्हें करंट ईयर के प्रॉफिट दिए थे, क्वेश्चन में मैं तुम्हें ना इस साल का प्रॉफिट तो ना दूं, मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दे देता हूं।
पिछले 1 साल का प्रॉफिट दे दिया मैंने। अब बताओ, अब एनुअल प्रॉफिट कैसे निकालोगे इस साल के? कैसे? एक ही साल का प्रॉफिट दिया मैंने, उसी के बराबर सारी का। जतिन का यहाँ पे कहना है कि जितना पिछले साल का प्रॉफिट दिया होएगा ना, उतना ही इस साल का प्रॉफिट भी एज्यूम कर लेंगे। नहीं, एवरेज नहीं, 1 साल का ही प्रॉफिट दिया है। तो बिल्कुल सही है सर करा। बिल्कुल, सो बिल्कुल सही एज्यूम करा। तो यहाँ पे क्या करना है, इस प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को ही एज्यूम कर लेना करंट ईयर का प्रॉफिट। बात खत्म। अगला है प्रीवियस ईयर के, नहीं प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट दिए हों, दो या दो से ज्यादा ईयर्स के, तब कैसे करोगे? प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट्स आर गिवन, मतलब प्लूरल सेंस में लिख रहा हूँ मैं, 2 3 4 5 साल के प्रॉफिट दिए जी। अब क्या करना, अब इनकी एवरेज निकाल लेना। जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वही तुम्हारा इस साल का क्या बन जाएगा, एनुअल प्रॉफिट। समझे? बट कई बार क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन एक और ट्रिक खेल देता है जो एक क्वेश्चन में खेली हुई है, और अगर मान लो सीबीएसई ने टफेस्ट पेपर डालना हो, इसमें वो चीज आएगी। कई बार ना पिछले साल के प्रॉफिट दे देता है, या तो पिछले साल का 1 साल का प्रॉफिट, या पिछले साल के बहुत सारे साल के प्रॉफिट, जैसे मर्जी दे। कई बार क्या बोलेगा, भाई साहब इसमें ना थोड़ी मोटी एडजस्टमेंट कर लो, 5,000 जोड़ दो, 5,000 कम कर दो जी, ये कर दो। अब क्या करना है, या तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, या तुमने जो एवरेज निकाल ली है, कोई भी केस हो, उसमें क्वेश्चन जितनी एडजस्टमेंट करने को बोल रहा है ना, उतने प्लस माइनस कर दो। प्लस माइनस एडजस्टमेंट, आ गया जी आंसर। ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वही हमारा क्या होएगा, एनुअल प्रॉफिट। अब बताओ, ये 4 तरीके से तुम्हारा शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, एनुअल प्रॉफिट। इसी की दिक्कत थी, अब इसी की मैंने चारों की नोटिंग करवा दी तुम्हें। समझे? अब आते हैं जी एक और चीज, एनुअल प्रॉफिट निकालने का ना एक सेल्स बेस्ड मेथड भी होता है जी। सो सेल्स बेस्ड मेथड, अब सेल्स बेस्ड मेथड देखो कैसे काम करता है। एक फर्म का मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का सेल का डेटा देता हूँ। डेथ हुई है बंदे की यहाँ पे, इस पॉइंट पे करंट ईयर में। पिछले साल की ना मैंने तुम्हें इसी फर्म की सेल दे दी जी 10 लाख। 10 लाख इस फर्म की पिछले साल की सेल है, और इन्होंने प्रॉफिट पता है कितना कमाया है, 2 लाख रुपए का। 2 लाख का प्रॉफिट। तुम लोग मुझे इस फर्म की जीपी रेशियो बता सकते हो? जीपी रेशियो कितनी है, मतलब इनका मार्जिन कितना है कमाई का? सो जतिन की तरफ से आंसर आ गया। 10 लाख में से तुमने 2 लाख रुपए कमाए हैं। 10 लाख का बेच के। जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इनटू 100, और ये आएगी जी 20%। एक्चुअल में ये दुकानदारी का मार्जिन होता है और कुछ नहीं होता।
कोई बंदा अपनी दुकानदारी में 20% कमाता है, कोई 10% कमाता है। 10% कमाने वाले बंदे का क्या मतलब है कि वो 100 का सामान बेच के कितने कमा लेता है? 10। ठीक है। अब हमारे पास ना एक जेनरिक दवाइयाँ आती हैं। जेनरिक दवाइयों में मार्जिन की परसेंटेज बताऊं ना, हिल जाओगे। 90% तक होता है जी। 90% मार्जिन, मतलब 100 रुपए की बिक्री करते हैं तो उसमें से 90 रुपए प्रॉफिट है। और 100 रुपए की दवाई वाला पत्ता आज सिर्फ कितने का रहा है? 10 रुपए का जी उनका। इतना मार्जिन है। एक्चुअल में यहाँ पे इस क्वेश्चन में तुमने वो मार्जिन निकाला है। अब इस भाई साहब ने 10 लाख रुपए की सेल में से कितने रुपए का प्रॉफिट निकाल लिया? 2 लाख का। ये जीपी रेशियो अगर नहीं समझ आए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे चल के तुम्हारे 12th में जब एक रेशियो एनालिसिस चैप्टर आएगा जो तुम्हारे 3rd मॉड्यूल में होगा, वहां पे इसके ऊपर खूब डिस्कशन होगी, सारे लॉजिक वगैरह क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए क्रैम कर लेना इस प्रॉफिट को। क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं, मैं तुम्हें इसी सेल के बेसिस पे ना मैं तुम्हें अगले साल की सेल बताता हूँ जी। इनकी ना अगले साल की सेल 15 लाख की निकली जी, पूरे साल में। तो जी कोई जना मेरे को इसका प्रॉफिट बता सके इस फर्म का कितना है इस साल का? सो जतिन की तरफ से आंसर आ गया 3 लाख। अपना आंसर। अब वैसे तो बहुत सौखा मेथड है जी, एक जुगाड़ू। जुगाड़ मेथड क्या कहता है? सेल 1.5 गुना होगी तो प्रॉफिट भी कितने गुना हो जाएगा? 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स। तो जी 3 लाख आंसर आ गया। बट अगर मैं टेक्निकली बोलूं तो जी प्रॉफिट निकालने के लिए इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई करा जा सकता है। वो कैसे? प्रॉफिट की अमाउंट इसी फॉर्मूला को घुमा के सॉल्व करी जा सकती है कि जी प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल इनटू जीपी रेशो। अब पिछले साल का डेटा सॉल्व करके मेरे को पता लग गया था इनकी जीपी परसेंटेज कितनी है जी, 20%। सेल मेरे को क्वेश्चन ने दे दी, कितने रुपए की जी? 15 लाख। अब अगर कोई बंदा 15 लाख में 20% कमाए तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 3 लाख का। ये होती है सेल बेस कैलकुलेशन। अब मुझे बताओ कि ये वाला प्रॉफिट निकल जाएगा? पिछले साल की सेल और प्रॉफिट तुम्हें दी होगी, क्या कैलकुलेट करना है? जीपी रेशो। जीपी रेशो का तो फॉर्मूला तुम्हें बता दिया। इस जीपी रेशो से अगले साल का क्या पता करोगे? प्रॉफिट। और उसी प्रॉफिट को तो अपन ने बांटना है। समझ आ गई ये बात? ये था जी शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका। बस अब ये टॉपिक हो गया ओवर। बट बात है कि एक छोटी सी ट्रिक है। कई बार क्वेश्चन पता है क्या करता है? अब जैसे यहाँ पे मान लो मैं तुम्हें ना इस 4 महीने के प्रॉफिट देता 1.5 लाख रुपए। अब तुम लोग क्या करते? मैं तुम्हें 4 महीने के प्रॉफिट देता 1.5 लाख रुपए, अब तुम लोग सी का शेयर कैसे निकालते? मैं तुम्हें ये सिर्फ 4 महीने के प्रॉफिट दे रहा हूँ 1.5 लाख रुपए। अब इसके ऊपर सी का शेयर निकालना है, बट ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट पूछ रहा हूँ मैं, कितना आएगा सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट? अगर ए बी सी ने पहले 4 महीने में 1.5 लाख रुपए कमाए होते। 10,000 आंसर आ गया, जो कि गलत है। 50,000 बिल्कुल सही है। एक्चुअल में क्या है कि जब मैंने तुम्हें 4 महीने के प्रॉफिट ही दे दिए तब तुम्हें टाइम से मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है? अपन ने टाइम से करा नहीं तो कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी। 1.5 लाख का 1/3 कितना बनता है? वो नहीं, वो सेल वाला तो गया। एनुअल प्रॉफिट की जगह अब तुम्हारे पास अगर मैं 4 महीने का प्रॉफिट दे दूं तो दैट मीन्स ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके दिया हुआ। 1.5 लाख, 1.5 लाख का सीधा 1/3 करना था। समझ गए? तो अगर सिर्फ उतने ही टाइम के प्रॉफिट दिए जितने टाइम वो बंदा जिंदा रहा तो तुम्हें टाइम से मल्टीप्लाई करने की नौबत नहीं आएगी।
यहां तक बात क्लियर होगी? ठीक है। अब इसके बाद मैंने तुम्हें ये बोला था कि तुम लोग जी इसमें पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है वो बना लो। अब किसी भी डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना आ गया था? ये मुझे बताओ। अब इसमें एक चीज की दिक्कत थी कि तुम लोग अपने पास ही शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करके उसमें लिखोगे, अब ये भी ओवर। ठीक है। अब तुम्हारी ना कंफ्यूजन आई जी। अब इसके अनसोल्ड सम तुम लोग चेक करो। इसके अनसोल्ड सब जब तुम लोग कर रहे थे ना तो तुमने बार बार रिपीटेडली मेरे से एक डाउट पूछा जर्नल एंट्री को लेके। 9th से लेके तुमने अपने पास जर्नल एंट्री करेगी 23 तक, आभा बीना वाले क्वेश्चन तक। ये 9 to 23 में तुम लोगों को एक बड़ा कंफ्यूजन वाला डाउट रहा कि सर यहाँ पे सस्पेंस कब आएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कब लिखना है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब लिखना है, तो उसका भी एक सोल्यूशन लिख लो। जर्नल एंट्री फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट, जर्नल एंट्री फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। तो वो प्रॉफिट नहीं है, वो सेल है। अगर प्रॉफिट दे रखा है तो फिर 20% को इग्नोर कर दो। हम्म। अब देखो ये जो जर्नल एंट्री तुम लोग करोगे ना, ये डिपेंड करता है कि तुमने अपने पास थंब रूल लगाया है कि कौन सा रूल लगाया है। थंब रूल का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर ने अपनी रेशो सेम रखी कि चेंज कर ली। बिल्कुल। तो यहाँ पे है नो चेंज इन द PSR ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। इस नो को बॉक्स में रख लो। नेक्स्ट है देयर इज ए चेंज इन द PSR ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। उनकी PSR में तो चेंज आया जी, उन्होंने बदल ली अपनी रेशो। अब अगर नो चेंज आएगा, इसमें भी एक केस है कि एग्जीक्यूटर ने आके वहां पे धरना दिया और तुमसे खाते बनवाए कि नहीं। हो सकता है तुमने अपने पास फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाए, नो फाइनल अकाउंट्स, और यहाँ पे तुमने क्या बना डाले, फाइनल अकाउंट्स बना डाले। अगर मान लो कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है जी, एग्जीक्यूटर जो आया है वो एक बढ़िया साफ सुथरा बंदा है जी, वो बोल रहा है कोई बात नहीं जी, मेरे जो अपने पास लीनियर असेंडेंट है जिनकी डेथ हो गई है, तुम लोग उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, बट मैं कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग सिर्फ ऊपर वाला मेथड लगा के सॉल्व कर लो और मुझे बता दो मेरे कितने पैसे बनते हैं। वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जिद नहीं कर रहा। अगर जिद नहीं कर रहा ना, फिर तुम लोग एंट्री डाल दो जी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोल दो कि एक बार तुक्के से हमने डिसीज पार्टनर को उसका शेयर दिया। कम ज्यादा क्यों निकला ऊपर, ये कैलकुलेट सही तो कर रहे हैं। तुक्का मतलब ऐसे थोड़ी ना कि आंखें बंद करके दे रहे हैं, तुक्का इन द सेंस मतलब कि भैया वैसे तो सारा सही है। ठीक है। सो कोई 5-10 रुपए इधर उधर हो भी गए तो भी क्या दिक्कत है। फिर आता जी अगर जो डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर है वो तो जी से बड़ा सियाना बंदा निकला, वो कहता ना ना जी कोई फर्क नहीं चाहिए जी, कोई हेर फेर नहीं चाहिए, अभी भी फाइनल अकाउंट बनाओ। और अगर उस बंदे ने आके मेरे से फाइनल अकाउंट बनवा लिए, फिर तो मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा ही। मैं लगे हाथ ए और बी उसको भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दूंगा जी। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी जी, अब एंट्री हो जाएगी जी P&L अकाउंट, सॉरी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। एप्रोप्रिएशन को डबल अंडरलाइन कर लियो कहीं पे, ये फिर ओवरव्यू कर दो इसको देखते टाइम पे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
अब जब P&L अकाउंट बना ही डाला तो जी सबकी लाइफ जिंगा लाला, सबको उनका शेयर दे डालो, समझे। बट अगर इन्होंने PSR कर ली चेंज, अब ऐसे समझो कि जैसे तुमने एडजस्टमेंट ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल करना है, उसकी वाली फीलिंग ले आओ। अब जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर होंगे वो गेन करेंगे कि नहीं इसके जाने से? बिल्कुल गेन करेंगे। तो अब एंट्री होएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो दो जगह पे तुम लोग एंट्री कर रहे हो ना, ये वाली और ये वाली, ये दोनों अमाउंट पे शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा। और शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करना है ये तुम्हें ऑलरेडी समझा दिया। अब होपफुली तुम्हारा इस फ्लो चार्ट से ये मुद्दा भी खत्म हो गया होगा कि सर हमें एंट्री नहीं समझ आ रही थी। अब क्रॉस चेक कर लेना, अगर कोई सम रहता है तो उसको अटेम्प्ट करके देख लेना। और उसके अलावा एक चीज और कर सकते हो कि जितने भी सॉल्व्ड इलिस्ट्रेशन दिए हुए हैं उनकी एंट्रीज अपने मन में गैस करके क्रॉस चेक कर सकते हो कि हमारी सही आई है कि गलत आई।